जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 4 दिन की पढ़ाई में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है एओडी का। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर ख़त्म कर रखे हैं एओडी के। तो जिसमें पहला लेक्चर था हमारा, हमने ये समझा था कि एओडी क्या चीज़ होती है, एओडी के बेसिक्स लाइक डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेबिलिटी क्या होती है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है। और सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस करा इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, और उसके थियरी पार्ट को हमने कवर करा है। और ये है हमारा लेक्चर नंबर तीसरा। इसके बाद हम शुरू करेंगे जो भी हमारा मैक्सिमा और मिनिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें क्या है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो हमने थियरी पोर्शन कवर कर रखा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। जो आपको एक क्वेश्चन होगा पर वो आपको बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट बता करके जाएगा, और हम इसको कई मेथड से करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ लगे रहो, और एक एक क्वेश्चन को हम एक एक दो मेथड से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दो, और अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं या फिर भूल जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट मेंशन कर देना है कि कौन सा एग्जाम्पल नंबर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप वो हमें कर दो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको लेते आएंगे और उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर तीसरा, अगर किसी को नहीं पता है तो यह है हमारा लेक्चर नंबर तीसरा। आप इसके पिछले 2 लेक्चर आप हमने कवर कर रखे हैं, वो आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हो। और इससे पहले हमने एक चैप्टर भी खत्म कर रखा है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और जैसा कि आपके सामने पहला ही दिख रहा है कि एक थियरम दिख रहा है हमारे यहाँ। तो देखो थियरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए और बी के बीच में एंड डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। आप ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्या क्या चीज़ें होंगी? तो सबसे पहले क्या होता है कि एफ इज इंक्रीजिंग ए कॉमा बी इफ़ एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब मेरे को ये बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर ये कोई फंक्शन है तो इसका अगर मान लो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है मेरे को, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा ए कॉमा बी में अगर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है। और थर्ड वन बोल रहा है कि एफ इज़ कांस्टेंट फंक्शन ए कॉमा बी के बीच में क्लोजिंग ब्रैकेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो एफ डैश एक्स हमेशा जीरो होगा। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका मतलब कोई डिपेंडेंसीज नहीं है जो जिससे हम उसको डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। जैसे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है। तो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। जैसे वाई इज इक्वल टू सी है तो अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये मेरे को बस यही बोल रहा है कि अगर कहीं मान लो मैंने कोई फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करा, उसका जीरो आ गया, इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। और कहीं मैंने डिफरेंशिएशन करा और अगर मेरा जो फंक्शन आ गया वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब कि जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और लेस देन ज़ीरो इसका मतलब मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो अब देखो थियरम क्या होता है कि थियरम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें थियरम हमें एक कॉन्सेप्ट बताता है, और थियरम बोलता है कि अगर ये कंडीशन है तो ये ऐसा होगा, और ये वेरीफाइड है, ये ट्रू है। ठीक है। मतलब प्रूफ किया जा चुका है। तो जो चीज़ें प्रूव हो रखी हैं उसको या तो आप जैसे फॉर्मूला बोल देते हो, उसी तरीके का थियरम होता है। थियरम क्या होता है कि एक लार्ज रेंज पे एप्लीकेबल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को अब हम इन्हें प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं एक प्रूव कर दूंगा, आप बाकी तीनों भी प्रूव कर देना अगर एग्ज़ाम वगैरह में आ गया आपके तो। ठीक है। बोर्ड्स वगैरह में आ गया, पर इससे हम ये समझेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाली जो चीज़ आप देख रहे हो कि एफ जो है वो मेरा कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल है। ठीक है। डेरिवेबल है। ठीक है। ये चीज़ है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, और ए कॉमा बी के बीच में है। ये जो मेरा कंटिन्यूअस है वो मेरा ए कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट में है, और मेरा डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी में। ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एज पे हमेशा दिक्कत आ जाती है। ठीक है। क्योंकि आपके इस तरफ का डिफाइन है माइनस वाला, प्लस वाला डिफाइन है, माइनस वाला डिफाइन नहीं है, और बी वाले में क्या माइनस वाला डिफाइन है, प्लस वाला डिफाइन नहीं है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करते उस पर। ठीक है। तो हमने क्लोज ब्रैकेट ले लिया और एक ओपन ब्रैकेट ले लिया। ये समझ में आ गया आपको? तो अब देखो ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस, अब मेरे को प्रूव करना है कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो पे इंक्रीजिंग कैसे है। ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। मेरे को इन्होंने दे रखा है कि एफ डैश एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए थियरम के हिसाब से।
और मेरे को क्या प्रूव करना है कि अगर मान लो मेरा ये x1 है लेस देन है x2 के, तो जो मेरा f(x1) है वो भी लेस देन होना चाहिए f(x2) के। तो ये कौन सा, ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, ये कंडीशन मेरी इंक्रीजिंग फंक्शन की हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन की ये मेरी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और यही मेरे को प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये वाला जो बॉक्स है ये मेरे को प्रूफ करना है। और मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन ये है f(x) इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो इसको करेंगे कैसे, तो अब देखो, अब आपने सुना होगा कि देखो ये वाली चीज़ जो है मैं आपको बता रहा था, f(x) अगर मेरे को दे रखा है और मेरे को x1 x2 पता है और f(x) की देखो f(x) मेरे को दे रखा है और मेरे को ये बता रखा है कि कोई फंक्शन a से b में कंटिन्यूस है और a से b में ही डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा है तो ये आपको कुछ याद आ रहा है, हमने पिछले वाले कंटिन्यूसटी में डिस्कस करा था, ये क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम होता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम मेरा क्या कहता है, चलो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मीन वैल्यू थ्योरम मेरे को क्या कहता है कि मेरा मान लो अगर ये एक कोई ग्राफ है, ठीक है, तो और ये मान लो मेरा पॉइंट है ए, ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो मेरा है बी, ठीक है। तो देखो ए और बी मेरा पॉइंट है, तो ये बोलता है कि एक ऐसा पॉइंट सी होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऐसा सी होगा जिस पे जो मेरा स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, मतलब f(c) जो है वो मेरा किसके बराबर होगा, इस वाले स्लोप के बराबर होगा। ये जो बड़ा वाला स्लोप नहीं है जो इसको कवर कर रहा है, जो ए और बी वाली लाइन से बन रहा है, ए वाले और बी वाले पॉइंट से बन रहा है, उस वाले स्लोप के बराबर होगा। तो देखो कैसे होगा, सीकेंट के, बेसिकली सीकेंट के बराबर होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है मैं से, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब देखो बस मैं इसी चीज़ में क्या रखने वाला हूँ, x1 और x2 रखने वाला हूँ a और b की जगह पे, और c की जगह पे मैं रखने वाला हूँ f(x) रखने वाला हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो चलो अब रखते हैं, सेम चीज़ है, बस सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या रखना है, f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, f(x2) माइनस f(x1) और अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखो, अब मेरे को इन्होंने दे रखा है कि ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर f(x), अगर ये वाला जो चीज़ है ये मेरा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये वाला भी जो टर्म होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो अब ये 0 है तो मैं इस टर्म को हटा देता हूँ, मैं इस टर्म में डील करता हूँ, ठीक है। मैं इस टर्म को कैसे डील करूँगा, f(x2) माइनस f(x1) और ये हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1). क्या हम यही प्रूव करने वाले थे, तो देखो हम यही प्रूव करने वाले थे कि अगर x1 मेरा x2 से बड़ा है तो मेरा जो f(x2) है वो f(x1) से बड़ा होना चाहिए। ये देखो हम यही करने वाले थे कि हमारा जो f(x2) हो वो बड़ा हो f(x1) से। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो आप, तो ये चीज़ मेरी प्रूफ हो गई। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से, ये मीन वैल्यू थ्योरम जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। बाकी जो दो बचे हुए हैं क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला और एक कांस्टेंट वाला, वो आप प्रूव कर लेना। तो बाकी ये चीज़ हो गई, इसमें हमने ये कर लिया, प्रूव कर लिया। एक चीज़ हो गई कि अगर हमें अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करना है, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग, फंक्शन कांस्टेंट, तीन ही तरीके के फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो इंक्रीजिंग है तो मेरा f(x) निकालना है मेरे को, फर्स्ट डेरिवेटिव। आप इसको ऐसे याद रखो, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं। और f(x) इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) इज लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है, आने वाले सारे क्वेश्चंस अपन कवर कर लेंगे इस पर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अपना एग्जाम्पल नंबर 8 है एनसीईआरटी से। तो जैसा कि आपको पता है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें एक फंक्शन दे रखा है, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाई x³ माइनस 3x² प्लस 4x
एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब हमें ये शो करना है कि फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग है सबसे पहला, और डोमेन क्या है इसका, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो इस डोमेन में हमें फंक्शन को क्या करना है, इंक्रीजिंग शो करना है। तो चलो फंक्शन लिख लेते हैं अपन। तो हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। तो अभी देखो हमने डेरिवेशन में क्या पढ़ा था कि थियरम वाले में, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें क्या चेक करना होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो कुछ नहीं करना है, अब अगर फंक्शन दे रखा है तो हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं इसे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो करने वाले हैं। एक्चुअली हमें पता नहीं है, सॉरी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो ठीक है, चलो अब चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो 3x² माइनस 6x प्लस 4 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम 3 को लेने वाले हैं कॉमन, और x² माइनस 2x प्लस 4/3 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 4/3 को हम बाहर ही रख देते हैं, इसको हम बाहर ही कर देते हैं, और ये वाला हो गया, ये एक ब्रैकेट इसके बाहर लगेगा, ठीक है। अब देखो ये सही है। तो अब मेरे को क्या करना है, देखो अब मैं सबसे पहले, अगर मेरे को पता करना है तो देखो, मैं अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है और कहाँ से नहीं है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि मेक होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट। और अभी हम ऐसा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि स्क्वायर होगा तो जाहिर सी बात है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो उसकी रेंज होती है, तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, और डोमेन क्या होता है कि वो स्क्वायर है तो उसका डोमेन आर होता है, तो हमें ना डोमेन की चिंता है और ना ही हमें रेंज की चिंता है, तो इसलिए हम होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको होल स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखो 3 को तो हम बाहर ही रख लेंगे। अब देखो होल स्क्वायर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो आप यहीं पे बता देता हूँ। देखो जब भी आपको होल स्क्वायर बनाना हो तो देखो मेरे को किसको होल स्क्वायर बनाना है, x² माइनस 2x है। तो देखो मेरे को इधर वाले पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने इसके कोफिशिएंट को हटा करके x के कोफिशिएंट को हमेशा 1 रखना है। जब भी होल स्क्वायर बनाना है तो आपको x के स्क्वायर, जो x² का कोफिशिएंट है, आप उसको हमेशा 1 लेना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो अब इस पर करते हैं। तो देखो ये 2x है, तो 2, ये कभी 2x ऐसे नहीं होता है, ये माइनस के साथ होता है, -2 इंटू ए इंटू बी की जो वैल्यू है वो x है। अब देखो a की जो वैल्यू है वो तो आपने रख दी, a की जो वैल्यू है वो आपको नहीं पता है, तो a की वैल्यू अब देखो -2x, इसका मतलब a की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि अब मेरे को a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो अब मेरे को x की वैल्यू, b की वैल्यू x है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ x माइनस a की वैल्यू कितनी हमने ली है 1, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखो मेरे को अब यहाँ पे +1 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो मेरे को इसको वो करना है, क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज करना है। तो इसको कैसे करेंगे, -1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस मेरे पास एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है 4/3, ठीक है। अब ये देखो ये बन गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब मेरे पास क्या है 3 ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1/3, ठीक है। अब ये देखो, अब ये वाली जो चीज़ है वो ऑलवेज ग्रेटर देन है इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला जो टर्म है इसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या चीज़ है, अगर इसको देखेंगे तो देखो अगर ये मेरा फंक्शन है, अगर आप देखो y इज इक्वल टू एक्स है, और अगर मान लो मैंने इसमें x+3 कर दिया, तो ये देखो मेरे को ये बताएगा कि किस फंक्शन में इंक्रीजिंग है, किस फंक्शन में डिक्रीजिंग है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे देखो हमने जो करा है -1 प्लस 4/3, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3, 4 -3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे +1 है, ठीक है, यहाँ पे है +1। अब देखो अगर इसको हमने 3 को वापस अंदर लेके जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये वाला जो है ये ऑलरेडी क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और ये 1 है, तो ये भी ग्रेटर देन, तो मेरा ओवरऑल जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। बेसिकली ये जो मेरा फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं, +1 है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ये ज़ीरो ना होके ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो f' है वो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये आते ही
और ये आते ही मेरे को क्या पता चल गया कि मेरा जो फंक्शन है उसका उसका जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। और ये होते ही मेरा क्या हो गया, और ये किसी भी डोमेन में, मतलब समझ रहे हो, ये पूरा, ये जो इसका डोमेन है, वो जो डोमेन है उसका वो बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि हमने कहीं कोई वो नहीं करा, क्या कहते हैं उसे, लिमिटेशन नहीं रख रखी, कोई बाउंड्री नहीं सेट कर रखी बीच में कि इतने से इतने दूर के लिए ये है, इतने से इतने दूर के लिए ये है, ठीक है। तो ये पूरा इंक्रीजिंग है इन होल आर या फिर होल रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम इसको, सबसे पहला जो मेथड है जो आपके मन में आएगा, अगर आपको नहीं पता है कि एफ डैश एक्स, अगर मान लो आपको नहीं पता है कि एफ डैश एक्स जो है वो अगर ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, और अगर ज़ीरो है तो क्या होता है, तो ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जो होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बेसिक मेथड आप कैसे यूज़ करोगे। तो देखो सबसे पहले आपको कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है। भाई ग्राफ बना करके आपकी आधी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आया करो तो अगर इजी ग्राफ है तो आप पहले ग्राफ ही बना लिया करो। जैसे कॉस एक्स का ग्राफ है, ये हर आदमी को पता होता है, ठीक है, हर लोगों को पता होता है। तो आप देखो इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये जो ग्राफ है मेरा, ये -π/2 है। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाले जो पॉइंट है π/2 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये पाई है। इन्होंने कहाँ तक बोला, 0 to 2 पाई बनाने के लिए, तो हम इसको बनाएंगे 2 पाई तक। तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा 0 to पाई, और ये हो गया मेरा पाई टू, ये 3π/2, और ये 4π/2 मतलब 2 पाई। तो यहाँ तक मेरा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले ये देखो, इन्होंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑर्डर दे रखा है। मैंने 0 to पाई के बीच में बोला है, 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, और 0 to 2 पाई। तो देखो आप ग्राफ देख करके बताओ मेरे को कि फंक्शन कैसे हो रहा है। देखो 0 to पाई के लिए आप बात करो, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 ले रखी है, 1 पे देखो वैल्यू ज़्यादा है। और अगर मान लो मैंने 9 की बात करी, पाई है तो 3.14 से कम की वैल्यू मान लो 2 है, 2 पे देखो वैल्यू कम है, तो इसका मतलब 0 से पाई में जो मेरा फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। ये आपको ग्राफ देख के पता चल गया, ठीक है। अब देखो पाई टू 2 पाई की बात करते हैं, पाई टू 2 पाई की बात करते हैं, तो देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि 3.14 पे -1 है, या फिर अगर उसके बाद कर लेंगे तो -1 से थोड़ा सा कम होगा, लाइक -9 हो जाएगा, -0.9 हो जाएगा, -0.8 हो जाएगा। पर अगर सोचो 2 पाई मतलब लगभग 7 के करीब, 6 समथिंग आएगा, तो उससे अगर थोड़े पहले लेंगे तो वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा, ये जो है 0 पाई टू 2 पाई में मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो 0 to 2 पाई में देखो तो मेरा जो फंक्शन है वो, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है 0 to पाई तक वाला, वो वाला पोर्शन इंक्रीजिंग है, और ये वाला, सॉरी, ये वाला पोर्शन डिक्रीजिंग है, और ये वाला पोर्शन क्या, इंक्रीजिंग है। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ है, इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर डिक्रीजिंग, नॉर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग हो गया। ये किस रेंज में है, ये है मेरा 0 to 2 पाई के रेंज में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं कि ये आपका मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 क्या है? मेथड 2 जो हमारा जनरल मेथड है, कि अगर आपको पता है कि एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, कॉस एक्स का था, तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो अब देखो, अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ग्राफ इसमें भी ग्राफ बनाएंगे, पर इसको कैसे समझेंगे वो बताते हैं। देखो y इज इक्वल टू होता है मेरा, मान लो साइन एक्स, ठीक है, सॉरी y इज इक्वल टू, मैं x लेता हूँ समझाने के लिए से, y इज इक्वल टू एक्स है। तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। इसका जो ग्राफ बनेगा ये 45 डिग्री का एंगल बनता है, यानी मेरा जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या है, 1। या फिर इसको देखें तो अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश की वैल्यू जो आएगी वो भी 1 आएगी, ठीक है। पर सोचो अगर मान लो मेरे को y इज इक्वल टू -x करना है, तो y इज इक्वल टू -x का क्या होता है कि x के एलॉन्ग मेरे को मिरर इमेज लेनी है। माइनस लगा दिया ना मैंने सेम फंक्शन में, तो अगर सेम फंक्शन में अगर तुमने माइनस लगा दिया और उसका ग्राफ अगर आपके पास है, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ मिरर इमेज ले लेना है x एक्सिस के एलॉन्ग पे, ठीक है। और अगर x एक्सिस के एलॉन्ग पे अपने मिरर इमेज ले लिया तो वो कैसे बनेगा,
इसी का सेम चीज़ का ग्राफ देखो, ये जो है, ये जो था उसका इमेज कैसे बन जाएगा, ऐसे। और ये जो चीज़ थी इसका इमेज कैसे बन जाएगा, ऐसे। ये समझ में आ गया। तो देखो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ मेरे पास तैयार हो गया। तो अब देखो मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पूरी दुनिया को पता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अब मेरे को माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाऊंगा। कुछ नहीं है भाई, मिरर इमेज ले लो, किसका, साइन एक्स वाले का। तो मिरर इमेज लोगे तो कैसे आ जाएगा, ये देखो ऊपर था तो ये नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, यही सेम चीज़ चलेगी। अब यहाँ पे अगर अगर आपने ज़ीरो माना होगा तो ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। और अगर आपने 2 पाई या फिर कहीं और से स्टार्ट करा है तो वहाँ से कर सकते हो, पर मैं ज़ीरो से करूँगा। तो 0 पाई, 2 पाई, और जो भी है आगे 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, 3 पाई हो जाएगा। तो जो भी है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अब देखो y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। अब आप देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास जो ब्रैकेट है वो है निगेटिव, और ये वाला जो है वो है पॉजिटिव। अब देखो मेरे को आप ग्राफ देख करके बताओ कि साइन वाई एफ डैश एक्स की बात करते हैं, एफ डैश एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में कहाँ पे है, पॉजिटिव है। और एफ डैश एक्स ही पाई टू 2 पाई गया है, निगेटिव है। अब उल्टा हो गया, एक सेकेंड, ये वाला जो है 0 से पाई में जो वैल्यू है वो निगेटिव है, और पाई टू 2 पाई में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अब देखो तो ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में। देखो हमें बोला था 0 से पाई में ये बताओ कि डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है, और पाई टू 2 पाई में इंक्रीजिंग है। अब देखो जब सेम फंक्शन अगर 0 to 2 पाई में बोलेंगे तो एक निगेटिव शो कर रहा है, एक पॉजिटिव शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दोनों मेथड से देखो, आप या तो बेसिक ग्राफ बना लो फंक्शन का, क्योंकि ये समझ में आ रहा है और इजी ग्राफ है, ठीक है, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। पर अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप एफ डैश एक्स पे जा सकते हो, और अगर आपको एफ डैश एक्स आ गया समझ में अच्छे से तो उसमें आप ग्राफ वाला खेल कर सकते हो। और ये ग्राफ कैसे बनाओगे, आपको अगर वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है तो अगर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आप। और उसके बाद फिर आप देख लो यहाँ पे बस आपको ऐसे लिखना है, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है मेरा, ये है मेरा एफ डैश एक्स का ग्राफ जो कि निगेटिव है 0 to 2 पाई में, और पाई टू 2 पाई में पॉजिटिव है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें बस इंटरवल बताना है, लाइक हमें क्या बताना है, इसका ये मतलब हुआ कि क्वेश्चन में कुछ इंटरवल्स बन रहे होंगे, ठीक है, कुछ इंटरवल्स बन रहे होंगे, या फिर ऐसे बोलेंगे तो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा डोमेन का। जैसे अभी जो मेरा फंक्शन है ये क्या है, मेरा फंक्शन जो है ये है मेरा पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल जो भी फंक्शन होते हैं उनकी जो रेंज होती है, सॉरी डोमेन जो होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा कुछ डोमेन का, और उस डोमेन में ब्रेक डाउन में मेरे को बताना है कि कौन सा पोर्शन पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगा और कौन सा पोर्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब चलो देखो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, ठीक है। तो अभी देखो इसको यहाँ पे ही मैं आपको एक देखो इसमें ही मैं आपको दो मेथड बताने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे पहले मेथड 1 से हम डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर मेथड 2 अपने वाले पे आएंगे जो एफ डैश एक्स है। सबसे पहले देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर देखते ही आपके मन में क्या आ जाना चाहिए कि मैं इसको बना सकता हूँ होल स्क्वायर के टर्म में, होल स्क्वायर के टर्म में मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर इसको होल स्क्वायर के टर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ये बीच वाले, जब भी होल स्क्वायर बनाना होगा आपको तो बीच वाले पे ध्यान देना जो कि 2ab के फॉर्म में आता है। तो देखो मेरे को a पता है, देखो, और x का कोफिशिएंट चेक करना है, x का कोफिशिएंट हमेशा 1 करना ताकि आपको समझने में आसान हो कि हमने a की जगह पे x लिया और b की जगह पे हम ढूंढेंगे क्या है, ठीक है। तो देखो जैसे -4x लिखा है तो मैं इसको कैसे लिखने वाला, -2 इंटू a इंटू बी। अब देखो a की जगह पे मैंने x ले लिया है, b की जगह पे मेरे को पता नहीं है, पर मेरे को ये पता है कि फाइनल वैल्यू 4 है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो अब ये अगर हो गया तो हम क्या करने वाले हैं, और अगर ये b की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब मेरा जो होल स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा।
तो देखो मैं यहाँ पे, पर वो मैं हटा देता हूँ, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको समझने में। आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक्स माइनस बी की वैल्यू 2 है तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, +4, तो माइनस उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं -4 पहले ही कर देता हूँ, और बाहर मेरा पास है +6, और ये हो गया मेरा फंक्शन। अब देखो फंक्शन इज इक्वल टू ये हो गया, तो x -2 का होल स्क्वायर, और ये देखो कितना हो जाएगा, +2। अब देखो ये चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। देखो ये है पैराबोला, ये क्या है, पैराबोला, पैराबोला। और ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का क्या मतलब है, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, जीरो पे जो मेरी वैल्यू आती है y इज इक्वल टू एक्स में, वो क्या आएगी, जीरो आएगी। पर सोचो अगर मैंने x प्लस टू का ग्राफ बना दिया, तो इसका मतलब y जीरो पे मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा, जो इस लाइन को फॉलो करेगा, इस लाइन को, वो कौन सा ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो अब देखो मेरे पास पैराबोला है, मेरे पास पैराबोला है, जिसकी जो जो जीरो किस वैल्यू पे हो रही है, 2 पे हो रहा है। ये देखो ये मेरे पास पैराबोला है। पर अब देखो मैंने इसकी y की जो वैल्यू है, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है 2 पॉइंट से, मतलब ऊपर की तरफ +2 कर दिया। तो अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर ये पॉइंट है 2, यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 है, तो अब यही सेम जो पैराबोला है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो अब देखो आप खुद देख करके बताओ, अब आप देख करके बताओ, इस 2 के +2 के बनने का कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। पर मुझे बस ये समझ में आ गया कि होल स्क्वायर बनाने से कि ये जो फंक्शन है ये ऊपर की तरफ बनेगा और नीचे कहीं भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें देखो मेरे को ये समझ में आ गया कि 2 के पहले, मतलब अगर सिर्फ इससे यहीं पे डिस्कस करेंगे तो ये कैसे जा रहा है, ग्राफ को देखते ही मेरा -∞ टू 2 तक का जो फंक्शन है वो मेरा डिक्रीजिंग है, और जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक की है, 2 टू इन्फिनिटी तक का जो फंक्शन है वो मेरा है इंक्रीजिंग। देखो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, इस साइड पे, राइट साइड पे इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया ग्राफ देखते हुए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये हमने ग्राफ बना लिया, जैसे क्वेश्चन दिया उसको होल स्क्वायर बना, और होल स्क्वायर बनाने के बाद हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ग्राफ को पूरा रिप्रेजेंट कर दिया, अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है तो क्या होगा, 2 एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में y के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा जो मेथड है जो कि यूनिवर्सल मेथड है। अब यूनिवर्सल मेथड जो हमें बताता है कि एफ डैश एक्स को हमें चेक करना है कि ज़ीरो है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड पे आते हैं हम। तो सेकंड मेथड हमसे क्या कह रहा है, मेथड टू। मेथड टू जो नॉर्मली मेथड है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ओडी के चैप्टर में, एफ डैश एक्स शुड बी, एफ डैश एक्स को हम चेक करेंगे, एफ डैश एक्स को हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो एफ डैश एक्स को चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर -4x + 6। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा इसका, 2x - 4। भाई देखो 2x - 4 को अगर हमें चेक करना है तो कहाँ हो रहा है, तो सबसे पहले इसको देखो ये ज़ीरो कहाँ हो रहा है, वहीं से हमें समझ में आएगा कि ये कैसे काम करेगा। तो देखो ज़ीरो जो हो रहा है, ये x इज इक्वल टू 2 पे ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो x 2 पे ज़ीरो हो रहा है, ये हो गया मेरा 2 पे ज़ीरो हो गया। और अब देखो ये जो है y इज इक्वल टू mx + c का ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू 2x - 4, तो मतलब y इज इक्वल टू mx + c। तो ये क्या है कि -4 पे ये वाला जो पॉइंट है वो कट करेगा, मेरा -4 के उस पर कट करेगा y एक्सिस पे, ठीक है। और अब देखो, और ये 2x इसका जो स्लोप है, मतलब 1 नहीं है 2 है, तो ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, इसको कट करेगा और ये ऐसे जाएगा। तो अब आप खुद देख के बताओ कि फंक्शन की जो वैल्यू है माई इंक्रीजिंग कहाँ हो रही है, पूरा फंक्शन एक्चुअली इंक्रीजिंग है, एक्चुअली पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। 2 के बाद वाला जो है वो पॉजिटिव साइड में इंक्रीजिंग है, 2 के पहले वाला जो है निगेटिव साइड में इंक्रीजिंग है। पर निगेटिव में इंक्रीज जो वैल्यू बढ़ती है वो कोई मतलब नहीं होती। जैसे निगेटिव के केस में क्या होता है कि -1 जो होगा वो बड़ा होगा -99 से, ठीक है। तो ये जो फंक्शन अभी जो मैंने बोला आपको कि ये निगेटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है और ये पॉजिटिव साइड में, तो अब देखो अगर इसको देखेंगे सेम चीज़, तो ये क्या कह रहा है मेरे को, एफ डैश एक्स जो है वो -∞ से 2 में क्या है,
डिक्रीजिंग है, और 2 to infinity में क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ है। तो ये किससे आपने बताया, ग्राफ से। ये वाला जो साइड है मेरा क्या है, पॉजिटिव, ये वाला जो साइड है वो मेरा क्या है, निगेटिव। और निगेटिव आते ही एफ डैश एक्स निगेटिव है, -2 से पहले, तो 2 से पहले एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीजिंग, और यहाँ पे जो मेरा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। और ये जो ग्राफ है वो किसका है, एफ डैश एक्स का है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। पॉजिटिव निगेटिव आपको करने आना चाहिए ड्रॉप ग्राफ में। अगर आपने ग्राफ में पॉजिटिव निगेटिव बना दिया तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व होगी, ठीक है, एफ डैश एक्स वाले। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 6x² - 72x + 30 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेम चीज़ है, पर इसको क्यों कंसीडर करा, क्योंकि देखो वो होल स्क्वायर था। आप उसको दोनों देख करके बता सकते हैं। जैसे मेथड 1 जो हमारा चल रहा है अभी तक, मेथड 1 हमारा क्या कहता है कि आप फंक्शन बनाओ, जैसे वो था होल स्क्वायर आपने बनाया और उसको प्लॉट करके आपने देख लिया कि ठीक है पूरा फंक्शन जो है ये यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 0 के बाद का इंक्रीजिंग है, 0 से पहले का डिक्रीजिंग है। पर अब देखो ये क्यूब है, आपको क्यूब का फंक्शन एक जनरल पता होता है कि क्यूब ऐसे इंक्रीज कर रहा होता है 0 में, और 0 से पहले में डिक्रीज कर रहा होता है, अगर y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ है तो। और आपको ऐसा जनरल मिलेगा नहीं। ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, टेढ़े क्वेश्चन मिलेंगे, 4x³ - 6x² - 72x + 30। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, तो इसको हमारे पास वही मेथड है जो हम अपना डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स ढूंढना है। एफ डैश एक्स को हमें क्या करना है, चेक करना है, वहीं से हमें इंटरवल भी पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है फंक्शन 4x³ - 6x² - 72x + 30। कुछ नहीं करना है, इसको कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12x² - 12x - 72। तो सबसे पहले बिना कुछ देखे 12 को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेते ही कितना हो जाएगा, x² - x - 6। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये करते ही देखो ये वाली जो चीज़ है, अब देखो इसको अगर हम दो चीज़ों में डिस्कस कर सकते हैं, या तो इसको होल स्क्वायर बना लें पता करने के लिए। पर देखो ये जो चीज़ है ये कुछ ना कुछ हिंट दे रही होती है, ठीक है। देखो ये जो 6 है, इसको अगर हम कंपोनेंट में अगर करेंगे तो ये देखो 3, 2 का बनेगा, और ये माइनस के साथ है तो इसका मतलब कोई एक माइनस होगा, कोई एक प्लस होगा। तो और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 3 - 2 समथिंग 1 आ रहा है, अगर उल्टा -1 आ रहा है, पर अगर उल्टा कर देंगे तो +1 आ जाएगा। और ये वाला देखो ध्यान से, जो 2ab वाला कॉन्सेप्ट है, जब हम इसको ओपन ब्रैकेट करते हैं तो हमारे पास ऐसा होता है जो x वाला टर्म होता है, जैसे मान लो x - 1 है, x - 2 है, तो देखो x² - x, और अगर 2 के साथ करेंगे तो वो कैसे करेंगे, -2x + 2। तो अब देखो ये वाले जो टर्म होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं, जो बीच वाले होते हैं। तो बस यही करना हमें। अब हम इसको अगर ओपन करेंगे तो हम देखो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हम उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम इसको डील कर पाए, ठीक है। एक बार और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है, मेरे पास 12x² - x - 6। देखो मैं इसको क्या बनाने वाला हूँ, मैं इसको लिखने वाला हूँ x - 3 और x - 2, x + 2 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 6 चाहिए। और देखो माइनस वाला चाहिए तो मैं जो अंदर वाली जो पहले वाला है उसको मैं माइनस लेके चलूँगा, या फिर जो ज़्यादा है जैसे 3 मेरे को माइनस चाहिए तो मैं 3 को माइनस रखूँगा, क्योंकि 3 - 2 -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस लगाऊंगा। अब देखो इसको आप करके देख लेना, ये सही होना चाहिए, -3x + 2x - x आ जाएगा और -6 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा आ जाए तो ये देखो ये वाला जो फंक्शन है वो 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 3 और -2 पे हो रहा है। तो बस आपको वो नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन के हिसाब से आपको प्लॉट करना है। ये हो गया मेरा -2, ये हो गया मेरा 3। अब देखो कैसे सब कुछ सही, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये वाला नंबर ऐसे चलता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि -∞ टू -2 जो मेरा फंक्शन है वो है इंक्रीजिंग, और -2 to 3
जो मेरा फंक्शन है वो है मेरा पॉजिटिव मतलब निगेटिव मतलब मेरा डिक्रीजिंग है, एंड अगेन 3 to infinity जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। ये आपको साइन आनी चाहिए। साइन का है, देखो साइन का मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो x माइनस ए है, x माइनस बी है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, या 3 4 कुछ भी हो पर पॉजिटिव होने चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो आपको आपको एक नंबर लाइन बनानी है, आपको एक नंबर लाइन बनानी है। उसमें क्या होगा, ए और बी पे जो वैल्यू हो रही होगी जीरो हो रही होगी, तो ए के पहले से स्टार्ट करते हैं, वो हो जाता है पॉजिटिव सेक्शन, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर एक्स के कोफिशिएंट को अगर आपने निगेटिव कर दिया तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, अल्टरनेट रिवर्स हो जाता है, निगेटिव देन पॉजिटिव एंड देन निगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने पता कर लिया कि माइनस इनफाइनाइट से टू में जो फंक्शन है वो मेरा इंक्रीजिंग है, एंड उसके बाद का जो -2 to 3 है वो जो मेरा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, और अगेन 3 to infinity में जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये करें। चलो, तो ये समझ में आ गया हमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। वैसे हम इस पे जो देखो यहाँ पे जो हम बोल रहे थे कि आपने देखो ये वाला अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, पर होल स्क्वायर वाला भी अगर हम मेथड यूज़ करना चाहें तो चलो होल स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करते हैं। होल स्क्वायर वाला मेथड क्या कहता है, अब यहाँ पे डाल देते हैं सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। ठीक है, अब इसको करेंगे हम होल स्क्वायर वाले से। तो हमारे पास क्या है, 12x² माइनस एक्स माइनस 6 है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ठीक है, अब देखो मैंने पहले वाले में क्या करा था, साइन कन्वेंशन यूज़ करके हमने पता कर लिया कि कहाँ पे कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ पे। अब हम थोड़ा सा चैलेंजिंग करने वाले हैं, अब इसको बनाएंगे होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर बनाने का आपको टेक्निक पता है, हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, हम माइनस एक्स से बात करेंगे। और माइनस एक्स से हम कैसे बात करेंगे, हम कहेंगे भाई तेरे पास क्या है, तो देखो अगर ये 2ab के फॉर्म में बनाना है तो अगर देखो मेरे पास x है और ab मेरे को नहीं पता, पर मेरे को फाइनल वैल्यू पता है कि वो हो रही है -x। तो -x कब होगी, जब मैं b की वैल्यू जो होगी वो 1/2 लूँगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो b की जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 12 x की a की वैल्यू x हो जाएगी माइनस, और ये मेरी वैल्यू हो जाएगी हाफ b की वैल्यू। अब मैं कर दूंगा इसका होल स्क्वायर। अब देखो मेरे पास पॉजिटिव साइड में आएगा 1/2, तो मेरे को उसको एलिमिनेट करना है, तो -1/2, और मेरे पास ऑलरेडी कितना बचा हुआ है, -6। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो 12x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -13/2, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये आ गया मेरा -13/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसे करूँगा। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले ये वैल्यू चेक करने के लिए कि ये ज़ीरो कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे देखो -13/2 है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, अंदर ब्रैकेट में 1/4 आ रहा था। तो हम माइनस कितना करेंगे, 1/4 ही माइनस भी करेंगे। यहाँ पे हमने -1/2 कर रखा था, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे -1/4। तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, मेरी जो वैल्यू हो जाएगी वो 25/4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अब 12 को अंदर लेके चलते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 12। एक्चुअली इसको पूरे को हमें बस ये चेक करना है कि वैल्यू जीरो कहाँ हो रही है। तो अगर मान लो मेरे को ये चेक करना है कि वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है, तो 12 का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो हमने 12 को हटा दिया। तो अब देखो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब देखो x अगर स्क्वायर रूट हटाते तो कैसे हटाएंगे, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। अब 5/2 आ गया, तो x इज इक्वल टू अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस माइनस 5/2। और अगर ऐसा कर दिया तो 6/2, मतलब एक वैल्यू 3 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1 - 4। तो ये हो जाएगा मेरा 1 - 5 इज इक्वल टू -4, तो ये मेरा -2 आ जाएगा। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आई, हमारी जो वैल्यू है वो वापस से 3, -2 ही आ गई, जो हमने यहाँ पर निकाला था, जो पॉइंट्स 3, -2। ठीक है, ये यहाँ तक सही है। अब देखो क्या है, ऊपर वाले में जो हमारा f' आया था, ये एक है तो पैराबोला ही, ये किस फॉर्म में, देखो y इज इक्वल टू मान लो mx प्लस c के फॉर्म में है। तो अगर जब भी ऐसा फॉर्म आता है तो हमें क्या करते हैं, सिर्फ y की वैल्यू में चेंज करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये वाला ग्राफ देखो आप, y इज इक्वल टू, यहाँ नहीं है, चलो एक बार फिर से बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है y इज इक्वल टू x का ग्राफ,
तो ये मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है। पर मेरे पास अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ होगा तो वो मेरा ऐसे जाएगा। तो कौन सी एक्सिस से ग्राफ सेम है, एक्सिस कौन सी शिफ्ट हो रही है, वाई एक्सिस जो है वो 2 पॉइंट खिसक जा रहा है और वो ऊपर चला जा रहा है। तो मतलब मेरा जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो y इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। ये समझ में आ गया आपको। तो जीरो पे जो वैल्यू पहले x आ रही थी अब जीरो आ रही थी, अब वो वैल्यू जीरो पे 2 आएगी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है भाई। तो मेरे को एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी थी, 12 एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस 25/4 है। तो अब मैं देखो 25/4 को मैं इसे बाहर निकाल के करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 25/4 है तो मैं वहाँ पे इंटू 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 75। तो अगर मैं इसको अगर और अच्छे से लिखूँ तो कितना हो जाएगा, 12 एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 75। अब देखो ये वाला जो चीज़ है वो मेरा क्या है, पैराबोला। पैराबोला किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, 1/2 पे। तो पैराबोला ये मान लो मेरा 1/2 पॉइंट है, यहाँ पे मेरा पैराबोला जीरो होता और ये मेरा पैरा ओपन, इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला होता वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड में। तो ये ऐसा बनता। और ये कैसा बनता, ये किसका है, ये इसका है, ठीक है। पर ग्राफ देखो ना आप, ये नॉर्मल वाले का है, पर अगर इसमें -75 से शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेम ग्राफ नीचे खिसक जाएगा। और जैसे ही वो नीचे खिसकेगा तो हमें तो पॉइंट पता है, पहले वो सिर्फ 1/2 पे जीरो हो रहा था, अब वो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है इस ग्राफ के हिसाब से, 2 पॉइंट पे। एक मेरा -2 है, दूसरा पॉइंट है मेरा -3। तो अब मेरा जो ग्राफ बनेगा वो -2 पे ज़ीरो होगा और -3 पे ज़ीरो होगा, सॉरी +3 पे ज़ीरो होगा। तो अब देखो ये मेरा एफ डैश एक्स का ग्राफ है और वो कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे निगेटिव है ये आपको पता है। यहाँ पे निगेटिव है -2 to 3 में और 3 to इसमें। अब आप विजुलाइज कर सकते हो, पहले आप विजुलाइज नहीं कर सकते थे, समझ रहे हो। अब देखो ये हो गया मेरा पॉजिटिव साइड। तो अब देखो मेरा जो एफ डैश एक्स है, अब आपको समझ में आ गया। एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है कहाँ, -∞ to 2, -∞ to 2 में ये जो है वो पॉजिटिव है और -2 to 3 में जो है मेरा निगेटिव है। एंड अगेन 3 to ∞ क्या है, पॉजिटिव है। ये आपको समझ में आ गया। देखो ग्राफ के थ्रू कितना आसान हो गया विजुलाइज करना। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है और ये चीज़ अगर आपको ग्राफ वाला समझ में आता है कि कौन सी एक्सिस कितना शिफ्ट हो रही है तो आपके लिए फिर मजाक हो जाएगा, समझ रहे हो। थोड़ा सा ग्राफ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जैसे ये वाला मैंने बनाया था, ये किसका ग्राफ बना था, ये देखो y इज इक्वल टू 12 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है। अब इसका ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, इसके बस इसी y में बस हमने कितना ऐड कर दिया है, +75 -75 सॉरी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। y को हमने बस -75 से नीचे कर दिया और यहाँ करते ही हमें तो पॉइंट पहले ही पता था। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल रखा था 3,2, ठीक है, 3,-2। तो ये समझ में आ गया आपको। दोनों मेथड आपको समझ में आ गया, एक होल स्क्वायर वाला मेथड और एक हमने सिर्फ रियल एक्सिस पे हमने पॉइंट निकाले ढूंढे और प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन बोलते हैं उसे, साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, साइन 3x है और ये रेंज की इस किस डोमेन में बोल रहा है, ये डोमेन है हमारे 0 to π/2 है, ठीक है। फंक्शन बोल रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमें इंटरवल बताना है जैसे अभी करते आ रहे हैं वैसा ही। तो देखो इसको भी दो मेथड से करेंगे। एक जो नॉर्मल वाला है कि फंक्शन देखा आपने और उसको उसका ग्राफ बनाया और विजुलाइज कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले विजुलाइज ही कर लेते हैं इसको, विजुलाइज नॉर्मली, बिना हमें वो वाला लगाए हुए एफ डैश एक्स निकाले नॉर्मली। तो अब आप देखो साइन 3x का ग्राफ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, देखो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है। तो सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना दो, बाकी बाद में देखेंगे। साइन एक्स का ग्राफ बना दिया आपने। अब देखो अब मेरे को ये पता है कि π/2 अगर मैं रखूँगा x की जगह पे तो मैक्स वैल्यू जो होगी साइन की वो कितनी हो जाएगी, साइन 3 × π/2। तो 3π/2 तक मेरी वैल्यू जाने वाली है, ये मेरे को समझ में आ गया। अब 3π/2 डायरेक्ट तो नहीं हो जाएगी, 3π/2 कैसे हो गया, अगर 0 से शुरू हो रहा है तो 0 भी आएगा, π/2 भी आएगा, फिर 2π/2 आएगा और फिर जाके 3π/2 आएगा। इसका मतलब आपके पास π/2 कितने आ जाएंगे, जहाँ जहाँ पे साइन की वैल्यू 1 कितनी कितनी जगह पे हो जाएगी, साइन की वैल्यू 2 जगह पे 1 आ जाएगी। 3π/2 मतलब कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1 की बात कर रहा हूँ, +-1 अपने से ले लें।
तो π/2 और 3π/2, इसका मतलब पूरा ग्राफ कितनी बार रोटेट करेगा, एक सर्कल मेरे को चाहिए, ये मेरे को यहाँ तक चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैंने बना दिया 0 टू, ये हो गया मेरा π/2, और ये हो गया मेरा, ये अभी देखेंगे इसको, वैसे पाई होगा और यहाँ वाला क्या हो जाएगा 3π/2। ये ग्राफ है, पर देखो हमारे अगर x की वैल्यू में बात करेंगे तो ये x की वैल्यू में नहीं होगा। x की वैल्यू में कैसे हो जाएगा, देखो x की वैल्यू में, यहाँ तक ग्राफ बना मेरा, तो x की वैल्यू में ये जो 3π/2 है वो π/2 है। तो अब यहाँ वाला अगर आपको पता करना है तो देखो बहुत ही आसान होता है, कैसे पता करते हैं, देखो मेरे पास है sin 3x, और sin 3x की वैल्यू पाई पे 0 हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा sin पाई। देखो बेसिक इसी से मैच करेंगे। देखो एक जनरल ग्राफ बनाएंगे पाई की वैल्यू रखने के बाद, मतलब 0 टू π/2 रखने के बाद, और एक नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमने ये 3π/2 की जगह पे π/2 रखा है, x वाला डायरेक्ट केवल x रखा है, और यहाँ पे 3x है। यहाँ पे देखो x की जगह पे 3x है, यहाँ पे जो x की जगह पे x ही है। ये चीज़ समझ में आ गई। और यही अगर मेरे को पॉइंट निकाला तो कैसे निकालूंगा, sin 3x रखूँगा और sin पाई रख दूँगा, क्योंकि यहाँ पे sin पाई है। तो अब देखो, तो sin कट जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू देखो π/3 हो जाएगा। ये वाला जो मेरा पॉइंट हो गया क्या निकल गया, π/3। अब इसी तरीके से मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालूंगा मैं, कुछ नहीं करना भाई मेरे को, बिल्कुल sin 3x इज इक्वल टू sin π/2 है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। देखो π/2 वाले रख देने हैं वहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी π/6। तो यहाँ पे देखो ये निकल गया मेरा x इज इक्वल टू π/6। अब देखो इन्होंने 0 टू π/2 में बोला था। अब देखो अब आपके पास पूरा ग्राफ बन रखा है। ये ग्राफ किसका बना है मेरे पास, sin 3x का है, और ये वाला ग्राफ मेरे पास किसका बना हुआ है, sin x का बना हुआ है। समझ में आ गया। ये सिर्फ हमने इसलिए बनाया था ताकि हमें समझ में आ जाए कि कैसे फाइनली जो sin 3x में वैल्यू रखेंगे वो बन के क्या बनेगा। जैसे मैंने π/2 रखा तो साइन जो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर sin 3π/2 बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा। पर ओरिजिनल में sin 3x की वैल्यू कैसे रहेगी, क्योंकि वो अगर x के टर्म में बात करेंगे, यहाँ पे जो हमने x का वो रखा है, स्केल रखा है, वो x इज इक्वल टू 3x है। यहाँ पे जो स्केल है वो क्या है, x इज इक्वल टू x ही है। ये आपको समझ में आ गया, ये ठीक है, ये चीज़ है। तो अब देखो मेरे पास 3 चीज़ है। अब देखो मेरे को सिर्फ बात करना है कि कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि 0 टू, अगर हम बात करेंगे π/6 में, 0 टू π/6 की अगर हम बात करेंगे, 0 टू π/6 में अगर हम बात करेंगे, तो आप देखो फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब π/6 टू π/3 की बात कर लेते हैं, या फिर π/6 टू पूरा ही ले लो भाई, पूरा ही है, π/2 तक ही ले लो। तो π/2 तक क्या हो जाएगा, जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब इसी मेथड से हम कॉस वाले में करेंगे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको देखो आपका आंसर आ चुका है कि 0 टू π/6 में आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और π/6 टू π/2 में आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ये समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। तो अब चलो मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। मेथड 2, तो मेथड 2 देखो बहुत ही आसान है। मेथड 2 में क्या करना है, जो हमें आज तक करते आ रहे हैं वही करना है। f' निकालेंगे किसका, sin 3x का। तो sin 3x का अगर f' निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 cos 3x। ये हो गया। अब देखो अगर मैं यहीं पे चाहूँ तो मैं यहीं पे विजुलाइज कर सकता हूँ, पर मैं वही करूँगा। देखो मैं cos का ग्राफ बनाऊँगा और मैं उसे विजुलाइज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब देखो इस 3 को अभी अपन ध्यान नहीं देंगे, इससे हमें मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। इस 3 में देखो, जैसे मान लो मेरे को अगर सिर्फ साइन कन्वेंशन चेक करना है, तो मैं अगर मान लो मेरे पास x-1 का स्क्वायर है, पैराबोला है, तो मैंने अगर ये पैराबोला बना दिया 1 पे, ये ऐसे हो गया। पर सोचो अगर मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पैराबोला तो यही बनेगा, पर वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 1 पे 0 आ रहा था तो अभी भी 1 पे 0 आएगा। मान लो 2 पे मेरी वैल्यू आ रही थी 12, 2 पे जो मेरी वैल्यू नॉर्मल पहले जो आ रही थी वो मेरी आ रही थी 1, पर अब 12 आ जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि कम वैल्यू पे ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा जो ग्राफ 2 पे कम वैल्यू दे रहा था, मेरा 2 पे ज़्यादा दे देगा, समझ रहे हो। तो ये श्रिंक हो जाएगा, बस ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। पर ग्राफ का जो पॉजिटिव निगेटिव है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो वो चेंज नहीं हो रहा है तो हमें तो उसी से मतलब है, पूरा ग्राफ बनाने से कोई मतलब तो है नहीं। तो हम बिल्कुल बेसिकली अपने उसी पे काम करेंगे जो हमें चाहिए।
तो हमें जो चाहिए साइन कन्वेंशन चाहिए, तो हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं है। एलिमिनेट मत करो, बस लिखते रहो, ठीक है। और उसको अपने मन में ऐसे रखो कि इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को, बस यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखो मेरे को cos 3x का ग्राफ बनाना है। अब मैं cos 3x का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, और रेंज क्या है, 0 to π/2 है। तो बिल्कुल जैसे साइन में बनाया था वैसे ही बनाएंगे, कुछ नहीं सोचना। देखो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल cos का ग्राफ बनाऊंगा, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना भाई, दिमाग लगाने ही नहीं दूंगा भाई, मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ। देखो मैं बिल्कुल cos का ग्राफ बनाता हूँ, 0 से बनाता हूँ। मैंने ऐसे cos का ग्राफ बनाया, मैं बना देता हूँ भाई जितना मेरे को ज़रूरत है, ज़्यादा ही बना रहे मैंने, ठीक है। अब देखो cos के ग्राफ में क्या होता है, 0 पे वैल्यू मेरी आती है 1, π/2 पे जो मेरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। और फिर से मेरी जो π/2 पे 0 होती है, तो इसका मतलब 2π/2, तो ये हो जाएगा मेरा, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पाई। और 3π/2 पे अगेन मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये वाली जो मेरी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3π/2 प्लस π/2, तो यानी पाई 2π हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरा जो ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है cos x का। अब मेरे को ग्राफ बनाना है cos 3x का। तो अब देखो x की वैल्यू अगर मैं π/2 रखूँगा, तो मैं मैक्स क्या रख सकता हूँ, π/2 ही रख सकता हूँ, पर वो हो क्या जा रही है, 3π/2। तो यहाँ पे मैं रख तो π/2 रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं रख तो रहा हूँ π/2, पर ये हो क्या जा रही है, इस वाले से अपन कंपेयर करते हैं। मैं रख रहा हूँ π/2, पर हो क्या जा रही है, 3π/2, ठीक है। तो मैं π/2 रखता हूँ, और फिर देखते हैं कि आगे इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, क्योंकि देखो ग्राफ बिल्कुल cos x जैसा ही बनेगा। अब देखो अब मेरे को बस पॉइंट ढूंढने हैं। अगर देखो तो पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, मैंने आपको बताया था, cos 3x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, cos π/2, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी यहाँ पे, π/6, और अगेन अगर मान लो मैंने π/2 रखा है, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/6, और ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा बीच वाला, ये हो जाएगा π/3, ठीक है। π/3 कैसे हो जाएगा, देखो cos 3x इज इक्वल टू कॉस, ओरिजिनल पाई ये पाई है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/3, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बिल्कुल। आपको क्या करना है, cos x का एक ग्राफ बनाना है, और वो कितना तक बनाना है, जहाँ तक कि π/2 मल्टीप्लाई हो क्या रहा है, मतलब 3π/2 तक बनाना है। सेम ग्राफ आपको उतार देना है, और अब क्या रखना है, x की जगह पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने x की जगह पे x ही रखना है, π/2 रखना है, 3x नहीं रखना है। यहाँ पे देखो हमने 3x रख के वैल्यू रखी है, π/2 रखना है, और उस वैल्यू को बस निकाल लेना है इस वाले इक्वेशन से, cos x इज इक्वल टू cos π/2 करके। और ये जैसे ही निकाल लोगे तो बाकी ग्राफ आप सेम बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्राफ देखो सेम कैसे बनेगा, ये मेरा π/6 था, तो π/6 पे मेरी वैल्यू 0 हो रही थी, फिर से π/3 पे -1 हो रही थी, और ये फिर से ऐसे ग्राफ बन रहा था, ठीक है। अब देखो आप खुद देख के बताओ, ये वाला जो फंक्शन है ये ऊपर है। अब अगर ये जो फंक्शन है ये ऊपर है वाई एक्सेस के, तो ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव, और ये है पूरा फंक्शन निगेटिव। मेरे को अब स्लोप की बात ही नहीं कर रहा भाई, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है उससे मतलब ही नहीं। अब मेरा, अब जब f' चेक करते हो ना आप, तो जैसे आप नॉर्मल वाले में ये चेक करते हो कि आपका कहाँ से कहाँ तक में इंक्रीज़ हो रहा था और कहाँ से कहाँ तक में डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ से जब ऊपर वाले में हम चेक कर रहे थे, तो ऊपर वाला ग्राफ देखो आप, 0 to π/6 में पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर वापस से डिक्रीज़ होने लगा। तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन नहीं चेक करें, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है भाई। नॉर्मल फंक्शन में हम बस जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है उसको फॉलो करेंगे, और फिर पता करेंगे अच्छा ठीक है ये इस वैल्यू पे डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर इसके पहले वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए थी पर बड़ी है, तो इसका मतलब जो भी है इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है हम वो पता करेंगे। पर यहाँ पे क्या है, जब हम f' निकाले थे तो हम साइन कन्वेंशन में खेलते, तो हम पूरे ग्राफ को फिर साइन से पढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ पूरा ऊपर है तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ π/3 से π/6 से π/2 की जो ग्राफ है वो पूरा निगेटिव है, मतलब नीचे बना है वाई एक्सिस के, तो पूरा निगेटिव है। तो अब कॉन्क्लूजन क्या आया, तो देखो कॉन्क्लूजन वही है जो हमारा ऊपर आया था कि 0 to π/6 का जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है। और देखो π/6 से π/2 तक का जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, पूरा होल ग्राफ। ये समझ में आ गया आपको, तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है, कोई अगर आप उसका ग्राफ बना सकते हो,
तो आप सबसे पहले आप उसको प्रिडिक्ट ही कर दो कि ग्राफ देखो, और ग्राफ बनाया आपने, और ग्राफ बना के आप प्रिडिक्ट कर दो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अगर आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, अगर दूसरे मेथड से y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स निकालोगे, अगर आप बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे अपने आप को कि ठीक है यार ये ऐसा होना चाहिए था, और क्योंकि ऐसा दिख रहा था मेरे को मेन वाले ग्राफ में। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा आपको, वो आप समझ लेना, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, बाकी सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई, देखो एफ एक्स मेरे को दे रखा है इन्होंने कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इन्होंने सबसे बड़ी, आप किसी भी क्वेश्चन में देखो रेंज होता है, तो मैं यहाँ पे रेंज लिख लेता हूँ 0 to 2 में ही मेरे को बात करनी है, उससे ज़्यादा बाहर बात ही नहीं करनी। तो देखो इसके भी दो मेथड है, मैंने आपको अभी बताया कि पहले आप ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद अपन देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या ग्राफ बनाऊंगा, साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, और उसी के बाद कॉस एक्स का भी ग्राफ बनाऊंगा। तो 0 से 2 में काम है मेरे को, तो उससे ज़्यादा मैं जाऊंगा ही नहीं। 2 और ये हो गया मेरा 0, और ये हो गया मेरा π/2, ये हो गया मेरा पाई, ये हो गया मेरा 3π/2। अब देखो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस एक्स π/2 पे 0 हो जाएगा, तो कॉस एक्स को यहाँ से लाते हैं और 0 कर देते हैं। ठीक है, अब पाई पे कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये आएगा यहाँ तक, ये आएगा यहाँ तक, -1 आ गया। अब देखो ये वापस से 3π/2 पे 0 हो जाएगा, और फिर से 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये समझ में आएगा कॉस एक्स का। अब देखो ये अगर सिर्फ ग्राफ फंक्शन से हिसाब से बात करेंगे, तो अब देखो इसमें हमने 3-4 में पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो देखो 0 to π/4 में सबसे पहले स्प्लिट कर दो, फिर π/4 to पाई में स्प्लिट कर दो, फिर पाई टू 3π/2 में स्प्लिट कर दो, और 3π/2 टू पाई में 2 में स्प्लिट कर दो। अब एक एक जो इंटरवल है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 0 to π/4 में देखो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है मेरा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सॉरी ये π/2 है बेसिकली, ये π/2 है। ठीक है, और यहाँ भी हम लिख देंगे π/2। तो देखो यहाँ पे हम 0 to, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है 0 to π/4, अब ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा जो इंटरसेक्शन वाला है, इसको देखो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कौन सा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है पाई प्लस π/4, यानी 5π/4 वाला पॉइंट है। यहाँ पे जो मेरा पॉइंट आ जाएगा, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 5π/4 है। और एक और चीज़, यहाँ पे जो हमने लिखा है π/2, इसको हम वही वापस से अपने डोमेन के हिसाब से कर लेते हैं, π/4 के हिसाब से, जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है, उससे डील करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम 0 to π/4 के लिए डिस्कस कर लेते हैं, फिर π/4 to 5π/4 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और अगेन 5π/4 to 2 के लिए। तीन चीज़ें हैं, इन तीनों में ये हमें डिस्कस करना है। देखो 0 to π/4 के लिए अगर बात करेंगे, तो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है, और y इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो ग्राफ है। तो देखो साइन की अगर बात करेंगे, तो देखो साइन का ग्राफ ऐसे हो रहा है, कॉस का जो ग्राफ हो रहा है वो नीचे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो देखो दोनों में देखो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो सबसे तेज किस ग्राफ का रेट है, देखो y, अगर साइन की बात करेंगे तो साइन का जो स्लोप होगा, मतलब अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आ जाएगा। तो 0 पे जो इसका स्लोप है वो cos की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 0 पे जो स्लोप की वैल्यू है, मतलब f'(x) की जो वैल्यू है वो 1 है। और इसकी बात करेंगे तो माइनस साइन एक्स, जो कि 0 पे कितनी है, 0। तो ये देखो इसका स्लोप बहुत तेज है, साइन का जो स्लोप है वो बहुत ही फास्ट इंक्रीज करेगा, मतलब बहुत इनिशियली बहुत फास्ट है, तो वो जो कर्व होगा वो इंक्रीज करेगा फास्ट। और y का cos x का जो स्लोप है, cos x का जो स्लोप है वो इनिशियली 0 है, तो वो इनिशियली जो एट द रेट, मतलब जो सेम पॉइंट पे π/4 पे तो सेम आ रहे हैं, वो π/4 पे तो इक्वल पे आ रहे हैं, पर यहाँ पहुँचने के लिए जो इनिशियली, जैसे साइन जो होगा बहुत तेज़ी से जाएगा, कॉस जो होगा वो बहुत धीरे धीरे आएगा, और लास्ट में वो तेज होगा, और साइन जो होगा वो इनिशियली तेज होगा और लास्ट में धीरे होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इसका यूज़ हम ये करने वाले हैं कि देखो जब मेरे को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करना है, तो आप देखो
इनिशियली मेरे पास जो है 0+1 है, कॉस की वैल्यू 1 है, पर अब देखो साइन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये हो सकता है 0.3 हो जाए, और ये बहुत स्लो डिक्रीज़ हो रहा है तो 0.999, तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस कर देंगे और ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये वाला जो इंटरवल होगा उससे ये दोनों मिला के ग्राफ ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा मेरा, क्योंकि मतलब देखो मेरे को अगर 0 पे 1 मिल रही है, पर अगर 1 पे अगर मैं डिस्कस करूँ या फिर 0 से ज़्यादा पे डिस्कस करूँ तो ग्रेटर देन 1 मिल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1 है, तो fx1 जो मेरे को मिल रहा है वो fx2 से छोटा मिल रहा है, यही कह रहा हूँ मैं। तो ये इंक्रीजिंग समझ में आ गया आपको। अब देखो दूसरा वाला समझने में आपको आसानी क्यों हो जाएगी। देखो ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो है मेरा π/4, अब दूसरा वाला π/4 टू π/4 के बीच में देखो ये वाला जो फंक्शन है वो भी डिक्रीजिंग है, साइन वाला कॉस वाला भी डिक्रीजिंग है, तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा मेरा वो भी डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब सेम अगेन π/4 की बात करेंगे तो π/4 से अगर 5π/4 से 2π की बात करेंगे तो मेरा फंक्शन देखो दोनों इंक्रीजिंग है, तो ओवरऑल जो आएगा वो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। दिक्कत कहाँ थी 0 टू π/4 वाले में, तो वो आपको मैंने समझा दिया कि कैसे करता है। स्लोप की बेसिकली स्लोप काम कर रहा है, कौन सा स्लोप इनिशियली तेज बढ़ेगा और कौन सा स्लोप बाद में स्लो होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो अब सेकंड मेथड है, हमने कैलकुलेट तो कर दिया कि हमारा कैसे आएगा, पर अब सेकंड मेथड जो जनरल है एफ डैश एक्स निकालने वाला, यूनिवर्सल है बेसिकली, उसको निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स का यूनिवर्सल क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है हमारे पास फंक्शन, तो उसका क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का मेरे पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कुछ नहीं करना भाई, सेम इसमें भी सेम करेंगे, यहाँ बल्कि आसान हो जाएगा, वही सेम ग्राफ बनाना है। ये देखो 0 to 2π का ग्राफ बन गया। अब एक्स कॉस का अगर बनाएंगे तो कॉस का कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे अगर 1 था तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये है 1, यहाँ पे है ये 1, ये है π/2, ये है मेरा 3π/2। तो सेम देखो कॉस यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा π/2 पे, और फिर से ये 3π/2 पे कितना हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, और इस पाई पे मेरा जो होगा वैल्यू वो 1 हो जाएगा। तो मेरी पाई पे जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, और 3π/2 पे 0 होगी, और ये अगेन 2π पे मेरी जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया? अब देखो अब मेरे को बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। अब देखो ये मेरा ग्राफ बन गया, अब मेरे को बस डिस्कस करना है कि कैसे होगा। जो मेरा एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स का अगर मैं सिर्फ ग्राफ बनाऊँ तो मेरे को सिर्फ बात करनी है, जैसे मान लो मेरे को जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ की बात करते हैं, तो π/4, और ये मैंने बना लिया 5π/4। और अब मैं साइन कन्वेंशन की बात करूँगा तो देखो सबसे पहले अगर मैं मेरे एफ डैश एक्स की बात करूँगा तो देखो कॉस जो है वो मेरा पॉजिटिव है, साइन 0 से बढ़ रहा है, तो देखो साइन धीरे धीरे निगेटिव हो रहा है, तो कॉस देखो ऊपर में 1 है तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लास्ट में आकर के ये कम होगा, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इसको, ठीक है, तो मतलब 0 मिलेगी। तो उससे पहले तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर देखो मेरे पास शुरू में है 1, पर बाद में मेरे पास 1 कम होकर के कुछ हो रहा है, तो अगर मैं 1 से कुछ माइनस करूँगा, साइन की बात करता हूँ, तो 0 पॉइंट मान लो 0.03 मान लो मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास 0.0, तो आया क्या मेरे पास, आया तो पॉजिटिव ही। और अगर ये पॉजिटिव आया, और कहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ तक भी, लास्ट में π/4 पे भी भाई 0 ही आ रहा है भाई, ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का ये साइन कन्वेंशन कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स पे 0 to π/4 में पॉजिटिव आ गया। अब देखो दूसरा वाला काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कॉस एक्स का तुम देखो ग्राफ, ये ऑलरेडी साइन से नीचे है, साइन का ग्राफ क्या है, कॉस के ऊपर है, और कहाँ तक है, π/4 के यहाँ तक में है, 5π/4 तक। तो अब देखो जो ग्राफ मेरा पॉजिटिव साइड में है वो ग्राफ नीचे है, और जो इंक्रीज कौन हो रहा है, मेरा माइनस वाला, इसका मतलब ये जो साइन कन्वेंशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब वापस से देखो कॉस वाला जो ग्राफ है ऊपर है, साइन वाला ग्राफ ऊपर है, नीचे है, तो साइन अगर मेरे मैं साइन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और अगर वो कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ऑलवेज मेरे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखो साइन कन्वेंशन से भी आपने बहुत ही आसानी से कर दिया, और बिल्कुल सिमिलर था, बस आपने साइन कन्वेंशन यूज़ किया, तो साइन कन्वेंशन से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है कंपैरिजन टू इस वाले से, क्योंकि आपको ये अगर स्लोप वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है। अच्छा एक चीज़, जब भी आपको ऐसे चेक करना होता है
तो आप वैल्यू रख के देखा करो। जैसे मान लो मैंने चेक करा कि ज़ीरो पे जो है, ज़ीरो पे चेक करूँगा मैं तो मेरी कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। पर देखो ज़ीरो से थोड़ा भी बड़ा कर लूँगा तो ये वाली जो वैल्यू है कॉस की थोड़ी सी कम हो जाएगी, मान लो 0.9 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, मान लो 0.3 मान लो, बहुत ज़्यादा हो गया है तो 0.03 मान लो, तो भी तो देखो पॉजिटिव ही आ रहा है ना। तो आप हमेशा अगर एक नंबर लेकर के एज्यूम करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर आप इमेजिन नहीं कर रहे होते, फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो और जो आ रहा होता है वो आपको दिख रहा होता है, तो क्वेश्चन आधे आसान हो जाता है आपको। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। साइन कन्वेंशन यूज़ करा। अब अगर मेरे पास साइन कन्वेंशन है, एफ डैश एक्स का मेरे पास साइन कन्वेंशन है कि π/4, और ये हो गया मेरा 5π/4। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे मेरा निगेटिव है, और यहाँ पे अगेन मेरा पॉजिटिव है। तो अब देखो इसको कैसे प्रिटेंड करेंगे, प्रिटेंड कैसे करेंगे, 0 to π/4 में जो फंक्शन अगर पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। सेम π/4 to 5π/4 की बात करेंगे, अगर मेरा फंक्शन एफ डैश एक्स मेरा निगेटिव है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीजिंग। और अगेन अगर फिर बात करेंगे 5π/4 to 2π, तो मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, तो मेरा फंक्शन भी हो जाएगा पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और ये अगेन इंक्रीजिंग। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो कोर्स है, कोर्स कह रहा हूँ, ये जो लेक्चर है ये ख़त्म हो गया है। और हम अब अगला वीडियो लाएंगे, तो अगला वीडियो जो है वो होगा हमारा वो मैक्सिमा एंड मिनिमा पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लगे रहना है हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, हो सकता है कि 1-2 दिन बाद ही आ जाए। तो आपको बस लगे रहना है, और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट कराए ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन थे, सेलेक्टिव क्वेश्चन थे। आपको इनके साथ अदर क्वेश्चन सीरीज़ लगानी है, किसी और पीपीटी का, किसी और बुक का, या फिर कोई भी अगर आपके कोचिंग से मटेरियल मिल रहा है या कहीं से भी मिल रहा है तो आप उसको एक बार लगाओ और कवर करो और हो जाएगा। और बोर्ड में आपको देखो, अगर आपने 2-3 मेथड लिख दिया, अगर आपको आ रहा है तो भाई नंबर कहीं नहीं जा रहा है, समझ रहे हो। आपको बस एक्सप्लेन लिखना है। जैसे मान लो आपने कहीं है ये नॉर्मल हमने लिखा, आप इसको स्टेप्स में कवर कर लो। लाइक इसको लिख दो कि फ्रॉम 0 to π/4 इफ़ एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, इफ़ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देन फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग, इफ़ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव एज यू कैन सी इन द अबव इक्वेशन और इन द अबव ग्राफ, और तो फंक्शन जो होगा हमारा वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसे करके आपको बस वो मैनिपुलेट करना आना चाहिए, समझ रहे हो। बाकी सब कुछ हो जाएगा, लगे रहो। चलो जय हिंद दोस्तों।